हाय ऑल, वेलकम टू एसआर एकेडमी। तो आज अपना ये लेक्चर नंबर 5 है पॉलिटी का। अगर छोटा सा मैं आपको बताऊं तो लेक्चर 1 में आपको कोई 5 आर्टिकल्स करवाए थे, 1, 2, 3, 4 और 368 का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। लेक्चर 2 में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करवा दिया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1773 एक्ट करवा दिया था, ठीक है। और लेक्चर 3 में आपको 10 आर्टिकल्स मैंने करवाए थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है। और लेक्चर 4 में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1781, 1784 और 1786 करवा दिया था। अगर आपको ये सब याद है, आप पिछली वीडियोस देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक जो पिछली बार लेक्चर 3 हुआ था, इसी के कोरस्पोंडिंग अब आ रहा है लेक्चर 5 ये जो है। इसमें मैं आपको आज लगभग 6 या 7 आर्टिकल्स करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अभी लेक्चर 3 में जब मैंने आपको 10 आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के बारे में करवाए थे, उसमें मेरे से कुछ छोटी सी 2 मिस्टेक्स हो गई थी, वो मैं आपको आज रिजोल्व करवा देता हूँ। मिस्टेक्स रिजोल्व। क्या मिस्टेक हुई थी? एक मिस्टेक तो ये हुई थी कि अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि पार्ट 5 में आता है आपका यूनियन, पार्ट 5 यूनियन, ठीक है। फिर पार्ट 5 के अंदर मैंने बताया था कि चैप्टर्स में ये बंटा हुआ है। तो चैप्टर्स में जो चैप्टर 1 था वो मैंने आपको गलती से लिखवा दिया था कि चैप्टर 1 इज ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, चैप्टर 1 जो है वो है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो चैप्टर 1 का नाम एग्जीक्यूटिव है, ना कि प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें 52 से लेके 62 तक ये जो आर्टिकल्स हैं ये प्रेसिडेंट के हैं, ठीक है। अभी 63 से लेके 78 तक जो बाकी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे आपके अटॉर्नी जनरल हैं, उनके हैं, ठीक है। तो आज हम ये 63 से 78 में कोई लगभग 6 आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो करेंगे। तो ये पहली गलती थी कि चैप्टर 1 में मैंने आपको गलती से प्रेसिडेंट लिखवा दिया था, वहाँ आप चेंज करके एग्जीक्यूटिव कर लीजिएगा। और एक जो दूसरी मिस्टेक ये थी कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना कि प्रेसिडेंट जो है उसको सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का अगर वो उल्लंघन करता है तो ही आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इम्पीच में मतलब आपको कारण देना पड़ेगा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ वायलेशन किया, मतलब संविधान में उसने कहाँ खिलवाड़ किया या संविधान के साथ गलत किया, ये आपको एक्सप्लेन प्रॉपरली करना पड़ेगा। मैंने वहाँ गलती क्या कर दी थी, मैंने वहाँ गलती से आपको लिखवा दिया था कि मिसबिहेवियर से भी आप इसको हटा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। बस आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो, ठीक है। तो ये जो 2 मिस्टेक्स थी इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो आज हम करते हैं आर्टिकल 63 से लेके 78 तक। अभी आर्टिकल 63 से लेके 78 तक, अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो है 63, 64, 65 और 74, 76। अगर और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो मैं देख लेता हूँ, शायद यही है। 3 तो 5 ये तो जरूर कीजिएगा आप। आर्टिकल 72, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये 6 आर्टिकल्स आज हम करेंगे। आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63 में क्या दिया हुआ है देखो। 52 से 62 जब मैंने आपको करवाया था तो आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक करवाई थी, पी मत ऐसे क्वार्टर कोई लास्ट में वी फॉर वैकेंट, ठीक है। कोई भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो पी फॉर मैंने बताया था कि एक प्रेसिडेंट होगा सबसे पहले। तो यहाँ आर्टिकल 63 ये एक्सप्लेन करता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आर्टिकल अभी याद करवाना चाहता हूँ। जब आपका वाइस प्रेसिडेंट का अलग से एक चैप्टर आएगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट करता क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया। जैसे अगर छोटा सा मैं आपको बताऊँ तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये बनाया गया है यूएसए की तरह। यूएसए से इंस्पिरेशन ली थी हम लोगों ने। वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे ही अपना वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 63 जो है वो बताता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, एक ऑफिस होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 64। इसको आप ऐसे याद रखिए कि जो अपना वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा RS राज्यसभा का ऑफिशियल, या बोल सकते हैं आप इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है एक्टिंग, मतलब अभी जो है ये टेम्परेरी है, कल इनको हटाया भी जा सकता है 5 साल के बाद। और एक होता है डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वो होता है इलेक्टेड। ठीक है। और ये जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट अपने, वो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 64 में आप ये याद रखिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे VP वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। तो ये राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 64 में, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 65। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 65 में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से मैच करता है। जो आर्टिकल 65 में दिया हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, कब, व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू रिज्यूम हिज ऑफिस। ठीक है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट तभी प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेंगे जब अगर प्रेसिडेंट किसी तरीके से वो अपने ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं, जैसे बिकॉज ऑफ इलनेस, या उनको अगर उनकी कैजुअलिटी भी हो जाती है ना, कैजुअलिटी मतलब मृत्यु, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। और इसमें दिया हुआ है कि वो मैक्सिमम 6 मंथ तक एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रह सकते हैं, उसके बाद आपको इलेक्शन करवाना जरूरी हो जाएगा। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 63, 64 और 65। ठीक है। अभी इसमें साथ में 66 और करवा देता हूँ। चलो मैं ऊपर करवा देता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 66 कुछ नहीं है आर्टिकल 66 में कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, वो इसमें दिया हुआ है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। तो आर्टिकल 66 के बारे में बात कर रहा था मैं, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके आर्टिकल 66 में दिया हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा सा अगर इलेक्शन का इंट्रोडक्शन दूं तो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने कुछ बताया था, शायद बताया था उस वीडियो में, अगर नहीं बताया तो अभी नोट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें आपके जो पार्लियामेंट है वो एक तो पार्टिसिपेट करेगी, पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है। और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर मैंने वहाँ से गलती से आपको शायद मैंने वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल दिया था, वो नहीं आएगा। ठीक है। ये सिर्फ ये 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसमें। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है जो आपके MLAs होते हैं ना, वो भी आपके कौन से होने चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इनके लिए वोट कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के जब भी ये होंगे तो इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवाना चाहता हूँ थोड़ा सा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंसेस चाहिए आपको याद रखना है। ठीक है। और साथ में
जब भी प्रेसिडेंट आपके चुने जाएंगे या कोई भी प्रेसिडेंट का नेम अनाउंस होगा तो उससे पहले उसके लिए 50 प्रपोजर्स होने चाहिए। 50 प्रपोजर्स मतलब 50 एमपीज या 50 एमएलएज, कुछ भी, मतलब इतना भी, ये भी हो सकता है कि 20 एमएलएज आ गए, 30 एमपीज आ गए, ऐसे कैसे भी हो सकता है। मतलब टोटल 50 बंदे मिलके प्रपोज करें उसका नाम, किसी भी जो बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है। जैसे रामनाथ कोविंद जी बने थे, ठीक है, तो इनका है ना कम से कम 50 बीजेपी के कैंडिडेट्स है ना, उन्होंने इनका नाम प्रेफर किया कि हाँ ठीक है भाई, हम इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। और 50 सेकेंडर्स भी होने चाहिए। ये आपको थोड़ा सा फ़र्क समझना पड़ेगा कि सेकेंडर्स और ये प्रपोजर्स में क्या फ़र्क है। प्रपोजर्स वो होते हैं जो उनका नाम प्रपोज करेंगे साइन करके उस लेटर के ऊपर, और ये नाम प्रपोज करेंगे कि हम इनको अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। और सेकेंडर्स वो होंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं डिफरेंस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स में क्या फ़र्क है, बस ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसलिए मैं थोड़ा सा देखो। जैसे 50 बंदे थे यहाँ पे, ठीक है, उन 50 ने सीधा सीधा ये बोला, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, 50 यहाँ पे हैं, 50 यहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो 50 हैं, इन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को, RNK, रामनाथ कोविंद को आप प्रेसिडेंट बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रपोजर्स, मतलब इन्होंने सीधा सीधा इनका नाम प्रपोज कर दिया, ये हो गए प्रपोजर्स। तो इन्होंने इनका नाम प्रपोज किया कि रामनाथ कोविंद को बनाओ। लेकिन साथ साथ में आप इमेजिन करिए कि जो अपने लाल कृष्ण आडवाणी है, ये समझ लीजिए आप, लाल कृष्ण आडवाणी वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अब किन्हीं 50 ने भी नाम उनका भी प्रपोज कर दिया, तो प्रपोजर्स तो इनके पूरे हो गए, ठीक है। 50 प्रपोजर्स पूरे हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जी के। अभी क्या हुआ, ये जो 50 थे ना जिन्होंने इनको प्रपोजर बनाया था, इन 50 ने क्या बोल दिया कि हम रामनाथ कोविंद को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन नॉट एज प्रपोजर बल्कि एज सेकेंडर। मतलब हमारे वाले नहीं बन पाए तो ये बन जाएंगे तो भी हमको दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना आप। मतलब 50 तो ऐसे थे जो चाहते ही थे कि रामनाथ कोविंद ही बने, और 50 ऐसे थे वो बोले कि अगर फर्स्ट पे लाल कृष्ण आडवाणी बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रामनाथ कोविंद बन जाए तो भी अच्छी बात है। तो वो उनके लिए होगी सेकेंडर, वो उनके लिए प्रपोजर नहीं हुआ। इन्होंने इनका नाम प्रपोज नहीं किया लेकिन इनको फेवर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट के 50 प्रपोजर होंगे और 50 सेकेंडर्स होंगे। अभी आते हैं वाइस प्रेसिडेंट जी के इलेक्शन पे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है तो देखो, प्रेसिडेंट में क्या था, प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों भाग ले रहे थे, और उनके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग ले रहे थे, ये आपको याद रखना है। इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही भाग लेगी। एक तो डिफरेंस ऐसे याद रखो आप, पार्लियामेंट ही भाग लेगी, सिर्फ जो एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैं वो ही भाग लेंगे। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेती, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका, क्या इसमें इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे? नहीं, इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो दोनों भाग लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड क्या होता है। देखो, आपके जो लोकसभा है ना, आपको ये पता होगा कि लोकसभा में 545 सीटें हैं, आपको पता है लोकसभा में आपकी 545 सीटें हैं लोकसभा। अरे यार ये मार्कर में भी दिक्कत आ रही है। लोकसभा 545 सीटें हैं आपकी, ठीक है। आपको पता है कि पहले ना 2 सीटें होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, ये रिजर्व रहती थी, और ये है ना नॉमिनेटेड होते थे डायरेक्ट। नॉमिनेटेड मतलब किन्हीं भी 2 को उठा लिया जाता था और उन्हीं को बना दिया जाता था एमपी। अभी एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन मतलब जिसके जो पिताजी है ना, फादर, वो तो यूरोपियन हो और जो मदर हो ना वो इंडियन हो। मतलब ये अंग्रेजों की वजह से था, आप समझ सकते हैं इन्फ्लुएंस क्यों है ये, ठीक है। तो अभी इन दोनों को हटा दिया गया है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने हटाया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अमेंडमेंट कौन सी है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, पर 102वीं अमेंडमेंट है शायद, ठीक है। ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आता है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है, देखो 250 सीट सेंक्शन है, ठीक है। 250 सीट सेंक्शन है इसमें से, लेकिन 250 सीट्स में से जो आपके 238 है ना वो तो हैं इलेक्टेड, और जो 12 सीट्स है ना वो है नॉमिनेटेड।
अब ये कैसे है नॉमिनेटेड? इसमें क्या होता है, देखो वहाँ तो एंग्लो इंडियंस को ले लिया जाता था, तो इसमें 12 किसको लेते होंगे? 12 उनको लेते हैं जो कि या तो आर्ट से बिलोंग करते हैं, आर्ट, ठीक है, आर्ट मतलब किसी न किसी ये समझ लो कि कोई भी जैसे पेंटिंग में आ गया, या कोई ये लगा लो कि पेंटिंग के साथ साथ कोई और भी शिल्पकारी या कुछ कर रहा है, उसमें से आ गया, ठीक है। एक लिटरेचर से लेते हैं, साइंस से लेते हैं और सोशल साइंस से लेते हैं, ठीक है। तो इन 4 से उठाया जाता है इन 12 को, और ये जो मशहूर होते हैं उनको उठाया जाता है। जैसे उदाहरण थे, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर जी जो थे, उनको है ना राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, वो नॉमिनेटेड मेंबर थे। अभी उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तो इनमें से तो वो किसी में भी नहीं आते, वो तो स्पोर्ट्स से आते थे। अभी स्पोर्ट्स जो है ना, ये स्पोर्ट्स को काउंट कर लेते हैं आर्ट में ही, ये आपको याद रखना है कि आर्ट में ही ये स्पोर्ट्स को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 230 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड, और ये जो हैं 12 सीट जो 12 जो हैं वो है नॉमिनेटेड। तो जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे ना, तो ये 12 उनके वहाँ वोट नहीं कर सकते, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो वो ये भी वोट डालेंगे। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। अभी जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि उसमें जो प्रपोजर्स थे ना वो 50 थे, और जो सेकेंडर्स थे वो भी 50 थे। अब की बार है ना ये वैल्यू हो जाएगी 20। मतलब किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है ना, तो 20 लोगों को कम से कम उनका नाम प्रपोज करना ही करना होगा, और 20 लोगों को उनका नाम सेकेंडर के तौर पे ना कहना होगा कि हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये अपने चारों आर्टिकल हो गए हैं, 4 हो गए ना, 63, 64, 65, 66। देखो 67 एक ऑप्शनल आर्टिकल है, अगर आप कर सकते हो तो 67 आर्टिकल 67 सिंपल है कि इसमें दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट की टर्म क्या होगी, वाइस प्रेसिडेंट टर्म, ठीक है। ये आपको पता ही है। देखो वाइस प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है ना वो होती है 5 ईयर्स। क्या होती है? 5 ईयर्स, याद रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो है 5 ईयर्स, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर की टर्म है ना वो होती है 6 ईयर्स। यहाँ पे आपको डाउट उठ सकता है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का कोई भी मेंबर बनेगा वो 6 साल तक मेंबर रहेगा, लेकिन जब आपका जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो 5 ही साल तक बनेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है हर बार, ठीक है। लोकसभा का जो मेंबर बनता है ना वो भी 5 साल बनता है, लेकिन राज्यसभा का स्पेशली मेंबर 6 साल बनता है। जब हम लोग राज्यसभा को पढ़ेंगे ना तो ये भी पता करेंगे कि क्यों ये 6 साल, इसको 6 साल ही क्यों बनाया गया, 5 साल क्यों नहीं, ठीक है। तो अभी इसको खत्म करते हैं। तो आर्टिकल 67 तक आपके हो गए। अभी जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताऊं, बस मैं आर्टिकल आपको उसका बताना नहीं चाहता, ना ज़रूरी है। आप इतना याद रखिएगा कि जैसे आपके जो प्रेसिडेंट होते थे ना, प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशंस थी वो क्या होती थी? 35 ईयर ऑफ एज प्लस लोकसभा के मेंबर बनने के वो लायक होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ही फ़र्क है, वही सेम 35 ईयर ऑफ एज प्लस यहाँ पे जो है ना ये राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक होने चाहिए। मतलब जो कंडीशंस राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए दी गई है ना वही कंडीशंस इनके मेंबर बनने के लिए दी गई हैं। अभी आपको ये पता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 25 ईयर्स, और जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। ये आपको याद रखनी है, ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। लोकसभा 25 ईयर, राज्यसभा 30 ईयर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट 35 ईयर, ठीक है। इनको इकट्ठा याद कर लेना, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम अपने जो 72, 74 और 76 आखिरी 3 आर्टिकल रह गए वो और कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 72। ये जो आर्टिकल है ना ये प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर प्रोवाइड करता है। पार्डनिंग पावर टू प्रेसिडेंट। जैसे आपने अगर करंट में कुछ सुना हो, आपको पता ही है कि मतलब प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। क्षमा, क्षमा, अरे क्षमा कैसे लिखते थे? ऐसे करके क्षमा, ठीक है। तो ये क्षमा कर सकते हैं किसी को भी। अगर किसी को ये लगा लीजिए कि जैसे
किसी को फांसी की सजा हुई, तो वो प्रेसिडेंट के पास रिक्वेस्ट लेके अगर जाएगा, अगर रिक्वेस्ट लेके जाएगा तो ये उनका डिसीजन कंसीडर कर सकते हैं कि इनको क्षमा करना सही रहेगा या नहीं, इनकी चॉइस है, ठीक है। तो डिसीजन प्रेसिडेंट का फाइनल होगा, ये आपको याद रखना है, इनकी पार्डनिंग पावर यही है, ठीक है। अभी आता है आपका आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 को वैसे तो आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बांट सकते हो, परंतु इसको बांटते नहीं है नॉर्मली लोग। तो 74(1) इसको ऐसे लिखोगे आप 74(1) ऐसे, ठीक है। तो 74(1) में क्या दिया हुआ है कि एक पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्लस उनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। बस ये 74(1) के पार्ट में दिया हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होंगे ना, वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। इसको आपको ऐसे याद रखना है, 74 में ये दिया हुआ है। 74(2) में क्या दिया हुआ है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्लस जो PM है ना, वो करेंगे एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। समझते हो? जैसे मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये दोनों एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट का काम करने में उनकी मदद करेंगे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो जब प्रेसिडेंट अपने स्टार्ट में बनाए गए थे ना, तो उस टाइम पे है ना प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में इनकी पावर को कम किया गया। जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊँ, जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, अपने जवाहरलाल नेहरू प्लस जो अपने पहले जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद जो अपने पहले प्रेसिडेंट थे, इनके बीच है ना बहुत बार इसी चीज़ की बहस चली कि किसके पास पावर ज़्यादा है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कभी कभी कोई लॉ को पास कर दिया करते थे, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद है ना, उस लॉ को रिवर्स कर देते थे, या उस लॉ को रोकने की कोशिश करते थे, या उनका विरोध करते थे वो, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हुई, देखो आप प्राइम मिनिस्टर को चुन के भेज रहे हो, अभी वो कोई कानून ही बिना प्रेसिडेंट की मदद के नहीं बना सकता, और प्रेसिडेंट तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो ये डेमोक्रेसी कैसे हुई फिर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो थी, ये प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। फिर क्या हुआ, जो आपकी इंदिरा गांधी आई ना, इंदिरा गांधी, यही सेम चीज़ इनको फेस करनी पड़ी, इनको यही सेम चीज़ फेस करनी पड़ी। इनसे पहले एक, मैं प्रेसिडेंट का नाम याद नहीं कर पा रहा, उन्होंने ना इनका बहुत विरोध किया। जब भी ये कोई कानून बनाती थी उसमें भी रोकना या कोई ना कोई अड़चन अड़ा देना, ये जो उनका काम रहता था हर बार। तो इंदिरा गांधी है ना एक अमेंडमेंट लेके आई, 42nd अमेंडमेंट। अभी अमेंडमेंट क्या होता है, मतलब संविधान में बदलाव किया इन्होंने, ठीक है। अभी संविधान में बदलाव ऐसे होते हैं, देखो पहला संविधान में बदलाव कर दिया तो उसको बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड संविधान में बदलाव कर दिया तो उसको बोलते हैं सेकंड अमेंडमेंट। तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी, 42वीं, मतलब 42वीं बार अभी संविधान में बदलाव किया जा रहा है। तो इस अमेंडमेंट में क्या कर दिया कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट जो है ना, अब वो बंद चुके थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन करेगी ना, वो प्रेसिडेंट को उसके बारे में हाँ ही करनी पड़ेगी। मतलब एकदम से प्रेसिडेंट को बांध दिया, किसके हाथों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और PM के हाथों। क्योंकि देखो जो प्राइम मिनिस्टर आपके बनते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी पावर है कि अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो खुद चुने। अभी तो आप ये एक चीज़ देख पा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुन रहे हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस कर रही है। और ये जो एड और एडवाइस दे रही है ना, वो बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब जो इन्होंने कह दिया वही मान्य। तो क्या समझ रहे हो आप, प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं बढ़ गई यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत हाई नहीं होगी, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर हो गई हाई, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो ये रियल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव मतलब असली पावर तो इनके हाथ में है कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट करवाने की, ठीक है। अभी देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड मतलब एग्जीक्यूटिव के हेड, तो आप साइन हमेशा मारेंगे प्रेसिडेंट पे, ना कि प्राइम मिनिस्टर पे। लेकिन अगर वहीं आ जाए रियल एग्जीक्यूटिव, तो फिर आप कहेंगे PM। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। अब आर्टिकल नंबर 76 शुरू करते हैं, जो लास्ट आर्टिकल है अपना।
अरे कुछ नहीं है, आर्टिकल 76 में आपको पता है देखो, आर्टिकल 76 आर्टिकल में आपको बस इतना याद रखना है कि अपने है ना एक पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शॉर्ट में बोलते हैं AG ऑफ इंडिया, AG, ठीक है। AG मतलब अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब संविधान में लिखी गई है, ऐसी एक पोस्ट बनाई गई है, ठीक है। संविधान में लिखी गई पोस्ट। ये अटॉर्नी जनरल फिर होता क्या, क्या करता है ये अटॉर्नी जनरल जो है ना आपका, वो बैठता है सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्या करता है? सरकार को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये जो है ना, ये है एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये सरकार के वकील हैं, सरकार के वकील। ठीक है, परंतु आपको ये बात याद रखनी है कि स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क है। मैंने आपको पहले ये बात बताई है। गवर्नमेंट जो होती है ना, वो होती है टेम्परेरी, मतलब 5 साल की आई। जैसे बीजेपी है गवर्नमेंट है ना कि स्टेट जो होता है ना वो होता है परमानेंट। जैसे जो इंडिया है, इंडिया एक परमानेंट एंटिटी है, ये कहीं बदलने नहीं वाला, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश यही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि गवर्नमेंट टेम्परेरी है। तो जो आपके अटॉर्नी जनरल है ना, वो क्या है, मतलब वो क्या हुए? गवर्नमेंट ऑफ के एडवोकेट। मतलब क्या है? जैसे ही गवर्नमेंट गिरेगी AG भी हट जाएंगे। कल को बीजेपी हटेगी तो साथ ही साथ AG भी चले जाएंगे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप एक बार डेट देख लीजिएगा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के वेणुगोपाल जो है अपने वेणुगोपाल, ये अपने अभी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 76 में क्या दिया हुआ है कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब AG ऑफ इंडिया, वो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और वो एडवोकेट होंगे गवर्नमेंट के। ये बस आपको याद रखना है। अभी जो है के वेणुगोपाल हैं। अगर आप बहुत आगे देख रहे हो वीडियो को तो आप देख लीजिएगा कि अभी AG ऑफ इंडिया है कौन, ठीक है। अभी ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, 6 आर्टिकल हैं बस, ये आज 6 आर्टिकल आप ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, बाय।